Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोब्स से हमें हमेशा ये समझ में आता है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं या डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस बोलते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर क्लास और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल डिजीज कॉजिंग नहीं होते, ये हमारे काम भी आ सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या 8-9 क्लास में ये पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे काम में आते हैं, क्या क्या चीजें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से कर पाते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी बाय आवर आईज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। सो माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं बैक्टीरिया, माइक्रोब्स की कैटेगरी में आता है बैक्टीरिया, वायरस, fungi, certain protozoans, protozoa, prions, virions, etc. तो ये सारी जो कैटेगरी है ये है माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह सरवाइव करते हैं। ये सॉइल में भी हैं, वाटर में भी हैं, एयर में भी हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि हर कंडीशन में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये फिगर दिखा के पूछा जाता है या इनको आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन पे आ जाता है। सो सबसे पहला जो फिगर है, फिगर नंबर ए, ये है रॉड शेप बैक्टीरिया। सेकेंड फिगर स्फेरिकल बैक्टीरिया, थर्ड रॉड शेप बैक्टीरियम विद फ्लैजेला। रॉड शेप बैक्टीरियम है बट उसमें फ्लैजेला है। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफेज। ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है दिस इज बैक्टीरियोफेज एंड दिस वन इज एडिनोवायरस। दिस वन इज adenovirus. This adenovirus cause or it is responsible for causing respiratory disorder. ये human respiratory disorders cause करता है। Last but not the least, this figure, this is a compact rod shaped virus. ये रॉड शेप वायरस यहाँ पे शो हुआ है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये डाइवर्सिटी शो करते हैं, मतलब ये डाइवर्स फॉर्म में है। डाइवर्स फॉर्म में मतलब ये शेप, साइज, फंक्शन सारी चीज़ों में अंतर दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोब्स हैं ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम में आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब जो घर में हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स में किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम काम में लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में लिए जाते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी
माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वेलफेयर का मतलब है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सारी एक्टिविटीज में काम में आ रहे हैं, चाहे घर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, बायोगैस प्रोडक्शन हो, बायो फर्टिलाइजर मेकिंग हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, तो इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। घर में जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से किस प्रकार बनाया जाता है। सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, what is the use of microbes in household product? The first one is the curd. कर्ड का सिंपल सा मतलब है दही का बनना। तो दूध से दही के बनने में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आता है। तो सबसे पहले कर्ड क्या है? कर्ड इज अ डेयरी प्रोडक्ट, इट इज अ डेयरी प्रोडक्ट और इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट। ये डेयरी प्रोडक्ट है या इसको हम मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब जब भी हमें दूध से दही जमाना होता है तो नेचुरली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसको प्रॉपर गर्म करते हैं, कच्चा दूध है तो उसको पूरा गर्म करते हैं और उसको ठंडा करने के बाद थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं। क्लियर? जो दही हम वहाँ पे डालते हैं दैट इज इनोक्यूलम, उसको हम क्या बोलेंगे? इनोक्यूलम। और जैसे ही दही डाला जाता है तो कुछ समय बाद मीन्स आफ्टर 3 to 5 hours देयर इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो दूध है वो जम जाता है, दही बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो दही है, ये जो कर्ड एज अ इनोक्यूलम डाला गया, मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मिल्क था और यहाँ पे दही इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो इनोक्यूलम डाला गया इसमें ऐसा क्या था जिसने कर्डलिंग ऑफ मिल्क किया? तो यहाँ पे थे बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ जो माइक्रोब है, द नेम ऑफ द माइक्रोब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। Lactobacillus. This lactobacillus is responsible for the curdling of milk protein or responsible for curdling or the coagulation of milk, right? अब जो दूध है उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है casein. So it is responsible for the curdling of the milk protein. And what is the name given to the milk protein? Casein. Right? So here what is curd? It is a dairy product. Microbe यहाँ पे जो यूज हो रहा है that is lactic acid bacteria, lactobacillus. अब दूध बेहतर है या दही बेहतर है, ये हमें समझना है। जब हम बात करते हैं मिल्क की और मिल्क से जब कर्ड बना, इस बैक्टीरियम की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे दही जम चुका है। अब बेहतर क्या है, कर्ड है या मिल्क है? Curd is better than milk. Why is it so? Because this particular bacteria enhances the food quality. ये food quality को enhance करता है by increasing vitamin B12. तो यहाँ पे कर्ड में इस बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? ज्यादा मात्रा में मिलता है विटामिन B12। विटामिन B12 यहाँ पे मिलता है, इसीलिए कर्ड इज बेटर। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कर्ड के कंजम्पशन के लिए? यहाँ पे कर्ड का अगर कंजम्पशन किया जाता है तो कर्ड के कंजम्पशन से स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी भी ये माइक्रोब चेक करता है। इसका सिंपल सा मतलब है इट ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन स्टमक, या उनको चेक करता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रोब। इस माइक्रोब की एक यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं दही जमाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीज। चीज को बनाने में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। यहाँ पे हम दो टाइप की चीज पढ़ेंगे। दिस इज स्विस चीज एंड दिस इज रॉकीफोर्ट चीज। This is Swiss cheese, this is Roquefort
चीज। अब यहाँ पे चीज मेकिंग में कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। स्विस चीज को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि चीज को बनाने में क्या यूज हो रहा है, बैक्टीरिया यूज हो रहा है। कौन सी चीज को बनाने में, स्विस चीज को बनाने में कौन यूज हो रहा है, बैक्टीरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब जो स्विस चीज है वो हार्ड चीज है और इस चीज में हमें यहाँ पे होल्स भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो होल्स हमें दिखाई देते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से यहाँ पे होल्स रह जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो होल्स छोड़ती है। सो ये लार्ज होल्स इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्विस चीज है वो हार्ड चीज होती है। क्लियर। सेकेंड हम बात करेंगे रॉगीफोर्ड चीज। रॉगीफोर्ड चीज जो है वो सेमी हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, सेमी हार्ड चीज है। इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है उसका नाम इसी से है। तो याद रखने के लिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन रॉगीफोर्टी, पेनिसिलिन रॉगीफोर्टी माइक्रोब यूज होता है। दिस इज अ फंगस। ये क्या है, फंगस। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक जगह हम बैक्टीरियम यूज कर रहे हैं चीज को बनाने के लिए, एक जगह हम फंगस को यूज कर रहे हैं चीज को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि चीज फॉर्मेशन में हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं और चीज क्या, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं। अलग अलग टाइप की चीज मार्केट में मिलती है। अब ये अलग अलग टाइप की चीज जो मार्केट में मिलती है ये किस हिसाब से मिलती है, अपने टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर के हिसाब से ये मार्केट में मिलती है। कुछ हार्ड होती है, कुछ सेमी हार्ड होती है और कुछ सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे रॉगीफोर्ड चीज सेमी हार्ड है, स्विस चीज हार्ड है। स्विस चीज ऑब्टेन होती है बैक्टीरिया से, रॉगीफोर्ड चीज ऑब्टेन होती है फंगी से। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डो। डो का मतलब होता है बैटर। बैटर कब और कहाँ यूज किया जाता है। बैटर बेसिकली या डो बेसिकली हम इडली या डोसा को बनाने में यूज करते हैं। जब इडली या डोसा बनाना होता है तो क्या एग्जैक्टली किया जाता है, दाल या चावल लिए जाते हैं, उनको पीसा जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए या फर्मेंटेशन के लिए उनको कुछ आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। बैक्टीरियल एक्टिविटी होने की वजह से इस डो में पफी अपीयरेंस आ जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डो था उसमें पफी अपीयरेंस नहीं है, बट यहाँ जो डो है उसमें पफी अपीयरेंस है। तो जो पफी अपीयरेंस ऑफ द डो होती है इट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की वजह से होती है और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे पफी अपीयरेंस शो होती है। तो इडली या डोसा बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो भी किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरिया की सहायता से होता है। तो ये तीसरी और इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है कि हम जो डे टू डे लाइफ में जो खाना खाते हैं उसमें भी हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। ब्रेड मेकिंग में जो बेकिंग की जाती है उस बेकिंग में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। तो ब्रेड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है दैट इज Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae। अब हम ये जानते हैं जो ब्रेड है वो बेकरी प्रोडक्ट है। ब्रेड क्या है, बेकरी प्रोडक्ट है। तो इसीलिए Saccharomyces cerevisiae को हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। ये ईस्ट है और ये बेकिंग के काम में आता है तो इसलिए इसको बोला जाता है बेकर्स ईस्ट। ईस्ट ब्रेड मेकिंग के काम में आता है। क्या केवल ब्रेड मेकिंग के काम में आता है, नहीं, इसकी यूटिलिटी हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रियल यूज पढ़ेंगे कि इस ईस्ट को और हम कहाँ यूज
कर सकते हैं। फिलहाल हमने ब्रेड बनाने में यूज किया। ब्रेड एक बेकिंग प्रोडक्ट है, बेकिंग के बाद बनता है, इसीलिए यहाँ पे इस फंगस को या इस यीस्ट को बोला जाता है बेकर्स यीस्ट। तो ब्रेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्रेड में भी होल्स प्रेजेंट हैं। तो जहाँ पे भी होल्स हों, बेसिकली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और वहाँ पे होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि होल्स आर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से होता है। जब यहाँ पे ब्रेड मेकिंग होती है तो नेचुरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और रिलीज होती है। तो जब वो रिलीज होती है तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस तरीके से हम माइक्रोब यूज करते हैं, कर्ड में, चीज में, डो में, एंड दिस वन इज इन द ब्रेड मेकिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टोडी। टोडी को हम ताड़ी बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। साउथ इंडिया में इसको एज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक यूज किया जाता है। एग्जैक्टली क्या किया जाता है, जो पाम ट्री होता है, पाम ट्री का सैप एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सैप का फर्मेंटेशन किया जाता है। पाम ट्री के सैप के फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट को ही हम ताड़ी या टोडी बोलते हैं। तो इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये पाम ट्री है। इस पाम ट्री पे हमें यह दिखाई दे रहा है कि कंटेनर्स यहाँ पे बांध दिए गए हैं। यहाँ पे कंटेनर्स बांध दिए जाते हैं रस्सी से। कंटेनर्स बांधने के बाद, पूरे कस के बांध दिए जाते हैं रस्सी से। कंटेनर्स बांधने के बाद पाम ट्री में छोटा सा होल किया जाता है, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। तो छेद से सैप निकलता है और सैप इन कंटेनर्स में इकट्ठा होता है। जैसे हमें दिखाई दे रहा है इन कंटेनर्स में सैप इकट्ठा हो चुका है। इसको हम बोलते हैं पाम सैप। इसको हम क्या बोलेंगे, पाम सैप। अब इस पाम सैप का फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद मिलती है जो प्रोडक्ट, उसी को ही टोडी बोला जाता है। इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। तो यहाँ पे हमने एक और यूटिलिटी पढ़ी माइक्रोब की, किसको बनाने में, टोडी को बनाने में। माइक्रोब का और भी यूज है। अगर हमें फर्मेंटेशन करना है, मान लीजिए फिश फर्मेंटेशन, सोयाबीन फर्मेंटेशन करना है, बैम्बू शूट का फर्मेंटेशन करना है, तो बैम्बू शूट, फिश, सोयाबीन के फर्मेंटेशन के लिए भी हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. So what is the use of microbes in the household product? First, curd making. Curd making done with the help of bacteria, that is lactobacillus. This lactobacillus is responsible for curdling of the milk protein. Second हमने पढ़ा चीज को बनाने में, चीज में स्विस चीज को बनाने में जो बैक्टीरियम यूज होता है, that is Propionibacterium shermani. रॉगीफोर्ड चीज को बनाने में जो फंगी यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन रॉगीफोर्ड. डो को बनाने में भी बैक्टीरिया यूज होता है. टॉडी को बनाने में पाम सैप का फर्मेंटेशन किया जाता है. और ब्रेड को बनाने में जो माइक्रोब यूज होता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. तो यहाँ पे हमने पढ़े हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किस तरीके से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं.